नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री मंत्रा में, जहां आज आप देखने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का पार्ट 2। यदि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझना है तो आप पहले देख लीजिए पार्ट 1, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या इधर ऊपर आप आई बटन में भी उसे देख सकते हैं। यदि आपने पार्ट 1 ऑलरेडी देखा है तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पार्ट 2 की ओर। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट 2 में हम लोग कौन कौन से टॉपिकों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग पहला प्रकार देखेंगे संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं उपचयन एवं अपचयन, और उसके बाद देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, और अंत में हम लोग देखेंगे संक्षारण और विकृति गंधिता। तो इतने पॉइंट आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे आपके एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सभी टॉपिकों को। आइए सबसे पहले देख लेते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग पहला प्रकार देखेंगे, और वो होता है आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो ये एक बहुत ही सिंपल सी अभिक्रिया है। जब किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी सभी अभिक्रिया को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी सिंपल सी बात है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़े और केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करें तो वैसी सभी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे बहुत ही सिंपल सा है कि हमने ले लिया कार्बन। कार्बन एक ठोस होता है और इसको हमने जला दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो आप देखेंगे यहाँ पर बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहाँ पर प्लस आपको मिल जाएगी ऊर्जा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ दो अभिकारक आपस में जुड़े हैं और जुड़ के एक उत्पाद बनाए हैं, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसके पहले वाले हमने पार्ट फर्स्ट में ही आपको बताया था कि जो चीजें अभिक्रिया में भाग लेती है उन्हें हमें अभिकारक कहते हैं, और जो निर्मित होता है उन्हें कहते हैं उत्पाद। तीर के इस साइड लिखते हैं अभिकारक को और इस साइड लिखते हैं उत्पाद को। तो सिंपल सी बात है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। ये था पहला एग्जाम्पल। बी देखिए, इसी तरह होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक गैस है और इसके साथ ऑक्सीजन गैस जब जुड़ती है तो ये भी आपका बन जाता है NO, और NO भी एक होता है गैस, और ये माइनस यहाँ से निकलती है ऊर्जा। मतलब माइनस यहाँ ऊर्जा, मतलब ये ऊर्जा निकलती नहीं, ऊर्जा को लेता है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था ऊर्जा निकलेगी तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ऊर्जा लेगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे ये 2 है तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, और ये भी 2, यानी हो गया बैलेंस। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपका फेमस एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि H2 गैस है हाइड्रोजन, और अगर इसको जलाते हैं हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आपको पता है बनता है H2O, यानी कि जल, लिक्विड, और प्लस यहाँ पर आपको मिलती है ऊर्जा। यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। तो आप देख रहे हैं इन सभी अभिक्रियाओं में दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक या अणु आपस में जुड़ के एकल उत्पाद बना रहे हैं, यानी एक ही उत्पाद बना रहे हैं, तो ऐसी सभी अभिक्रियाओं को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। चलिए इसी के बाद अब हम लोग देख लेते हैं एक और आपका इसी के अंदर जो है, इसी के बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और इसके साथ साथ हम लोग देख लेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
अब देखिए ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो बड़ा ही सिंपल है। ऐसी कोई भी अभिक्रिया जब वो हो तो वहां से जब ऊष्मा बाहर निकले या ऊर्जा बाहर निकले तो ऐसी सभी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। यानी अभिक्रिया हो और वहां से ऊष्मा बाहर निकले तो उसे कहेंगे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अब आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि वहां से ऊष्मा निकल रही है, तो अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं और रिएक्शन कराते समय जो आपका मिश्रण है वो गर्म हो जाए, यानी आपको वहां गर्म महसूस हो, तो समझ लीजिए कि वहां से ऊष्मा निकल रही है और वो जो अभिक्रिया है वो है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। वही अगर कोई भी आपका अभिक्रिया है जो हो और ऊष्मा को ग्रहण करे तो ऐसी सभी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रियाओं की पहचान है कि आप अगर उनको किसी पात्र में करा रहे हैं और अगर आपको छूने पर वो ठंडा लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन होने के बाद उसने ऊष्मा को शोषित कर लिया, खींच लिया, तभी जो मिश्रण हो गया ठंडा। वैसे अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ये ऊर्जा को ग्रहण करता है। ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो ऊर्जा का शोषण करती हैं। अब आपको इनके एग्जाम्पल हम दें तो इनके एग्जाम्पल बड़े ही सिंपल है। आप देखिए इस पहले वाले अभिक्रिया जो आपका ए है और जो आपका सी है, इस समय देखिए इन आपके अभिक्रियाओं में ऊर्जा बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब ये है ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं का उदाहरण। और ये बीच वाला जो अभिक्रिया है देख रहे हैं ये ऊर्जा को ले रहा है, तो ये एग्जाम्पल है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का। तो इस तरह आप इसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगला जो हमारा दूसरा टॉपिक है यानी कि दूसरा अभिक्रिया है वो आपका है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या इसी को हम लोग कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। इसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब देखिए ये आपका वियोजन या अपघटन क्या होता है, तो बड़ा ही सिंपल है कि जब कोई आपका अभिकर्मक या कोई अभिकारक टूट के एक या एक से अधिक उत्पाद देता है, टूट के एक नहीं एक से अधिक ही देगा जब देगा, तो जब कोई अभिकर्मक टूटकर एक से अधिक भागों में बट जाता है या एक से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो ऐसे सभी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यानी सिंपल सी बात है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकर्मक टूट के एक से अधिक भागों में बट जाता है या एक से अधिक उत्पाद देता है वो अभिक्रिया आपकी कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अपने आप नहीं होता है, वियोजन कराने के लिए आपको वहां पर कोई कारक डालना पड़ता है, यानी आप वहां पर कोई कारक देंगे उसको या कोई वहां परिवर्तन करेंगे तभी वियोजन होगा, नहीं तो वियोजन अपने आप नहीं होगा। अब आपको बता दें कि सामान्य तौर पर जो वियोजन होता है किसी भी अभिकर्मक या किसी पदार्थ का, उसका जो कारण होता है वो कारण होता है ऊष्मा, या उसका कारण जो होता है वो होता है प्रकाश, या उसका कारण जो होता है वो होता है विद्युत। और भी कारक हैं लेकिन मेन कारक है ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। तो यहां पर चलिए देख लेते हैं, इन्हीं के द्वारा हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं वियोजन अभिक्रिया का। यदि ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है तो ऐसे वियोजन को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन इसे कहते हैं। यदि आपका प्रकाश के कारण वियोजन हो तो उसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन। और यदि जो है कि विद्युत के द्वारा वियोजन हो तो उसे कहेंगे विद्युतीय वियोजन। अब देखिए इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएंगे। जैसे सिंपल एग्जाम्पल है कि हम लोग ले लें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो एक ठोस होता है और इसको हम लोग गर्म कर दें, यानी इसको उष्मा दे दें। उष्मा देने का मतलब होता है गर्म करना। गर्म करने के लिए आप चाहें तो यहाँ तीर पर लिख सकते हैं कि हमने इसको गर्म कर दिया, या आप चाहें तो एक चिन्ह बना सकते हैं डेल्टा का। इसे डेल्टा का चिन्ह कहते हैं। डेल्टा का चिन्ह का मतलब होता है कि हमने इसको कर दिया गर्म। सिंपली हम लोग इसी का यूज करते हैं ताकि हमको रिएक्शन लिखने में हो आसानी। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो समीकरण होते हैं, पार्ट फर्स्ट में बताया था कि समीकरण का मतलब ही होता है कि हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं को सूत्रों और प्रतीकों की सहायता से लिखते हैं। तो ये गर्म करने का सिंबल है। जैसे इसको गर्म करते हैं ये टूट जाता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में,
ये एक ठोस होता है और प्लस ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस होता है। इन दो भागों में टूट गया तो आपने देखा कि आपने इसको उष्मा दिया, गर्म किया और ये दो भागों कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो ऐसे वियोजन को हम लोग कहेंगे उष्मी वियोजन। वियोजन तो हो रहा है लेकिन इसे कहेंगे उष्मी वियोजन। इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के साथ बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। यदि आपसे बिना बुझा हुआ चूना पूछ दिया जाए तो यही है सूत्र बिना बुझे हुए चूने का, याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से। प्रकाशीय वियोजन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो इसके भी इसमें होता क्या है कि जब प्रकाश की सहायता से, सूर्य का प्रकाश जो होता है उसमें बहुत पावर होता है, ये आप भी जानते हैं। तो जब प्रकाश की मदद से कोई भी आपका वियोजन हो, अपघटन हो, तो उसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। जैसे सिंपल अगर हम ले ले AgCl, AgCl को हम लोग कहते हैं सिल्वर क्लोराइड और ये होता है ठोस। और यहीं पर हम लोग डाल दें इसी के ऊपर सूर्य का प्रकाश। यहां पर हमने क्या किया कि इसको किसी पात्र में रख के वहां पर सूर्य का प्रकाश डाल दिया और जब यहां पर सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो ये टूट जाता है Ag में। Ag जो है ये आपका है एक प्रकार का ठोस। Ag का मतलब होता है सिल्वर, जिसे हम लोग चांदी कहते हैं सामान्य भाषा में। और प्लस ये टूट जाता है Cl2 यानी कि एक गैस में। हमने बताया था कि कल ही आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में कि जो गैसें होती है हमेशा 2 के रूप में लिखी जाती है, अकेले कभी लिखा नहीं जाएगा। ठोस है तो लिख सकते हैं लेकिन गैसों को नहीं लिख सकते हैं। तो ये इन दो भागों में टूट गया। आप देख रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश के कारण ये दो भागों में टूटा है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रकाशीय वियोजन। और यहाँ पर आपने एक और चीज देखा, यहाँ पर अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम लोग बैलेंस करते हैं। आप देखेंगे यहाँ Cl 2 है, यहाँ 1 है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो Ag भी हो जाएगा 2। तो ये हो गया प्रकाशीय वियोजन। लास्ट देख लेते हैं विद्युतीय वियोजन, यानी जब विद्युत की सहायता से कोई वियोजन हो तो उसे कहेंगे विद्युतीय वियोजन। जैसे यहाँ पर देखिए सिंपल सा हम लोग ले लेते हैं फेमस एग्जाम्पल जल। जल जो आपका है, जल लेने के बाद ये हमने ले लिया लिक्विड और इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसका हमने इसमें कर दिया विद्युत धारा का प्रवाह। इसमें हम लोग विद्युत को कर दिए प्रवाहित और विद्युत को प्रवाहित करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा मिला लेते हैं अम्ल। थोड़ा सा यहाँ अम्ल मिला लेंगे या थोड़ा सा क्षार मिला लेंगे। उसके बाद जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये टूट जाता है दो भागों में, H2 गैस में और प्लस ये टूट जाता है O2 गैस में। तो यहाँ पर विद्युत के कारण वियोजन हुआ, इसीलिए इस वियोजन को कहते हैं विद्युतीय वियोजन। अब यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस करेंगे तो देखेंगे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे और ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट। चलते हैं तीसरे अभिक्रिया को और तीसरा अभिक्रिया जो है वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया सिंपल सा क्या होता है कि जब कोई भी आपका पदार्थ हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ हो और उससे अधिक क्रियाशील कोई तत्व जाए और उस पदार्थ से कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा दे, विस्थापित करके खुद उसकी जगह जुड़ जाए, तो ऐसी सभी अभिक्रियाओं को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। फिर से सुन लीजिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के कम क्रियाशील जो आपका तत्व है उसकी जगह कोई अधिक क्रियाशील तत्व जाए और उसको हटा के उसकी जगह खुद जुड़ जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल द्वारा इसको सिंपल आपको एग्जाम्पल देंगे तो बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। जैसे हमने ले लिया कॉपर सल्फेट CuSO4, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देख लीजिए। CuSO4 ले लिए और इसको जल में घोल लिए। जल में घोलने के लिए हम लोग AQ का सिंबल लगाते हैं, हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। इसके बाद हमने क्या लिया, इसमें डाल दिया थोड़ी मात्रा में आयरन। आयरन यानी कि लोहा डाल दिया, लोहे का कील डाल दिया, लोहे की छीलन कुछ भी डाल दिए। और जब ऐसा करते हैं तो आपको बता दें कि ये जो लोहा होता है ये कॉपर से यानी कि तांबे से होता है बहुत ही अधिक क्रियाशील। ये इससे अधिक क्रियाशील होता है, इस कारण ये जाता है और इसको यहाँ से हटा देता है, हटा के खुद जुड़ जाता है और जुड़ के बना लेता है FeSO4। ये AQ FeSO4 बना लेता है और यहाँ पर Cu हो जाता है अलग, किस रूप में, ठोस के रूप में हो जाता है अलग।
तो यहाँ पर आपने देखा कि ये अधिक क्रियाशील गया, इसको हटा के कम क्रियाशील वालों को अलग करके खुद जुड़ गया और खुद विलयन में घुल गया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं, एक और अभिक्रिया देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। आप इसको जानते होंगे कि ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग जल में घोल देते हैं, यानी लेते हैं उसका तनु विलयन और उसमें डाल देते हैं जिंक। आप जिंक जानते हैं, जस्ता का थोड़ी मात्रा में वहां डाल देते हैं, और डालने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जिंक जाके यहाँ से हाइड्रोजन को हटा देता है और बना लेता है जिंक सल्फेट, जो कि विलयन में घुल जाता है और H2 यहाँ पर गैस के रूप में निकल जाती है बाहर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिंक गया और अपने जुड़कर हाइड्रोजन को निकाल दिया बाहर। तो ऐसी अभिक्रिया कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। हमें उम्मीद है कि आप विस्थापन अभिक्रिया आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए लास्ट अभिक्रिया देख लेते हैं इस आपके जो है पॉइंट का। तो लास्ट अभिक्रिया जो है वो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन तो हमने देख लिया, लेकिन द्विविस्थापन का मतलब 2 बार विस्थापन हो। तो बस उसी से ये संबंधित है कि ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिसमें आयनों का अदला बदली हो जाए, जहां आयन एक दूसरे को विस्थापित करके या एक दूसरे के आयनों का आदान प्रदान होके जो है नए पदार्थों का निर्माण होता है, वैसी सभी अभिक्रियाओं को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जहां आयनों का आदान प्रदान होकर नए पदार्थों का निर्माण होता है, उन्हें कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे सिंपल सा देखिए, अभी हमने ले लिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट और इसको घोल दिया जल में, और इसके बाद हमने इसमें ले लिया बेरियम क्लोराइड BaCl2 और इसको भी घोल दिया जल में। और जब इसको हम लोग जल में घोल के क्रिया कराते हैं तो यहाँ होता क्या है कि इसका सोडियम इसके क्लोरीन से जुड़ जाता है और इसका बेरियम इसके सल्फेट से जुड़ जाता है, यानी ये बना लेता है NaCl जो जल में घुल जाता है, और यहाँ पर इसका बेरियम इसके सल्फेट से घुल के बना लेता है BaSO4 जो कि जल में नहीं घुलता है। ये एक ठोस होता है और ये नीचे बैठ जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ इसका इसके साथ आयन के साथ यानी Na जो है Cl के साथ जुड़ा और Ba जो है SO4 के साथ जुड़ा। तो इस तरह आपका ये जो अभिक्रिया होगी ये कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। बैलेंस करेंगे तो आप पाएंगे Na यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। SO4 देखिए यस 1 है, यहाँ भी 1 है, O4 है, यहाँ 4 है। आगे देखते हैं Cl 2 है और यहाँ भी Cl 2 है, बेरियम 1 है, यानी अभिक्रिया हो गई बैलेंस। तो ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं कि ये चारों प्रकार की अभिक्रियाएं जो होंगी आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे और इनके एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर और अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तब तक इसको हम लोग मिटा देते हैं, इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है उपचयन व अपचयन। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट जो है उपचयन, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख लेंगे अपचयन। अब देखिए उपचयन क्या होता है, तो आपको यहाँ सिंपल हम बता दे रहे हैं। उपचयन का एक और नाम है जो ज्यादा फेमस है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण एक प्रकार की प्रक्रिया है। अब इसके कई सारे परिभाषाएं हैं। कुछ परिभाषाएं जो है पारंपरिक हैं, पुरानी है, और कुछ परिभाषाएं जो है वो बिल्कुल आधुनिक है। तो दोनों परिभाषाएं हम बता दे रहे हैं। तो प्राचीन परिभाषा के अनुसार किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, या किसी अन्य विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, अन्य विद्युत ऋणात्मक
किसी अन्य विद्युत ऋणात्मक तत्व का यहाँ पर जुड़ना ही कहलाता था ऑक्सीकरण। या प्राचीन परिभाषा के अनुसार पदार्थ से हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना, हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना या विद्युत धनात्मक तत्व का बाहर निकल जाना, विद्युत धनात्मक तत्व का बाहर निकल जाना ही कहलाता था ऑक्सीकरण। ये आपका कहलाता था ऑक्सीकरण। जैसे सिंपल सी बात है कि अभी हमने लिख दिया कार्बन और कार्बन के साथ आपका जुड़ गया ऑक्सीजन CO2, तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर कार्बन जो है इसका हो गया ऑक्सीकरण या इसका हो गया उपचयन, दोनों एक ही बातें हैं। तो इसका हो गया उपचयन या इसका हो गया ऑक्सीकरण। ये आपका जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के जुड़ने के हिसाब से, या कहीं से अगर हाइड्रोजन हट जाए तो भी उसे कहेंगे कि वो आपका उसका हो गया है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोग जानते होंगे, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर आधुनिक परिभाषा देख लेते हैं और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हमने मैग्नीशियम ले लिया और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हो गया मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। अगर हम लोग कहीं और ले ले, जैसे हमने ले लिया सोडियम और इसके साथ क्लोरीन जोड़ दिया, Cl2 बन गया NaCl, यहाँ पर बैलेंस करेंगे 2 और 2, तो यहाँ हम कहेंगे कि सोडियम के साथ क्लोरीन जैसा विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा है तो सोडियम का भी हो गया यहाँ पर ऑक्सीकरण या हो गया उपचयन। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना ही कहलाता है जो है पदार्थ का ऑक्सीकरण या उपचयन। लेकिन आधुनिक परिभाषा क्या कहती है? आधुनिक परिभाषा सिंपली ये बात कहती है कि कोई भी पदार्थ है, आधुनिक परिभाषा ये कहती है कि कोई भी पदार्थ है और अगर उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए बाहर, इलेक्ट्रॉन निकल जाए बाहर, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन। यानी सिंपल सी बात है, आधुनिक परिभाषा में आपको केवल एक लाइन याद रखना है कि किसी पदार्थ से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की प्रक्रिया कहलाती है उपचयन या ऑक्सीकरण। तो ये आपने सिंपल समझ लिया, आधुनिक परिभाषा भी देख लिया और प्राचीन परिभाषा भी देख लिया। अब देखिए जैसे एग्जांपल में आप इन्हीं में देख सकते हैं कि इसमें Na था। Na को आप जानते हैं कि Na के पास टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। Na के पास होते हैं कितने? 11 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसको जो है बोरबरी के नियम से तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। और इसके साथ आप अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन में देखेंगे 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तोड़ेंगे तो 2, 8, 7 आपको मिलने वाले हैं। आपको पता है कि रिएक्शन इसीलिए होते हैं ताकि अंतिम कक्षा में 8 हो जाए। तो आप जानते हैं कि इसके अंतिम कक्षा में 1 है और इसके में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। तो ये आप जानते हैं कि ये जिसके में 1 होगा वो इसको देगा, तो इसको देते ही इसका भी आपका हो जाएगा 8 यहाँ पर और इसका भी अंतिम में हो जाएगा 8 और इसी की सहायता से बनेगा आपका NaCl। और NaCl जब बनेगा तो आप देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो इस पर लग जाएगा प्लस चार्ज और ये ले रहा है तो ये हो जाएगा माइनस चार्ज। तो फाइनली आपने देखा क्या? आपने यही देखा कि इस सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पर आप देखिए क्लोरीन यहाँ जुड़ रहा है तो यानी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और आप सिंपल समझ गए कि इलेक्ट्रॉन का देना ही कहलाता है ऑक्सीकरण। मतलब पुरानी परिभाषा को आज मॉडिफाई रूप में जो है हम लोग बता चुके हैं। पुरानी परिभाषा केवल जो है बताता था परिभाषा को, लेकिन आज की परिभाषा उस कारण को भी बता देता है कि ऑक्सीकरण क्यों होता है। तो उसका कारण आपने देख लिया। सेम इन सब में भी होगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें जाएगा, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इन सब से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसलिए इन सब में होगा ऑक्सीकरण। चलिए अगला देख लेते हैं अपचयन। अपचयन उसका ठीक उल्टा है, यानी अब अपचयन समझने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी सिंपल सी बात है कि किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना या किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व का इससे बाहर निकलना। देखिए यहाँ पर जुड़ रहे थे, अब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ये प्रक्रिया कहलाएगी अपचयन। या सिंपल सी बात है कि इसके साथ जो है ये बाहर निकल रहे थे तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए या कोई विद्युत धनात्मक तत्व इसके साथ जुड़ जाए तो ये प्रक्रिया कहलाएगी अपचयन। ये थी पुरानी परिभाषा। और आधुनिक परिभाषा ये कहती है कि अगर किसी पदार्थ के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, अभी यहाँ आप लोग जान रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा था,
लेकिन अगर किसी पदार्थ के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो उस प्रक्रिया को कहेंगे अपचयन। आप इन्हीं सब में देखेंगे तो इन्हीं सब में आपको मिल जाएगा कि इसमें ऑक्सीजन और इसमें क्लोरीन का हो रहा है अपचयन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस क्लोरीन के साथ एक धनात्मक पदार्थ जुड़ा है, इस ऑक्सीजन के साथ एक धनात्मक पदार्थ जुड़ा है, इस ऑक्सीजन के साथ इससे धनात्मक पदार्थ जुड़ा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अपचयन। और इलेक्ट्रॉन की परिभाषा के अनुसार देखेंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ले कौन रहा है, क्लोरीन ले रहा है। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो मतलब क्लोरीन में क्या हो जा रहा है, अपचयन हो जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसमें अपचयन होगा, यहाँ पर भी ले रहा है तो इसमें होगा अपचयन। यानी एग्जाम्पल सेम ही है, आप देख सकते हैं कि यहीं पर आपको बगल वाले में मिल गया अपचयन। अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का ही दूसरा ही नाम है। तो सिंपल सी बात है, ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, या दूसरी भाषा में हम लोग इसको कहते हैं आधुनिक परिभाषा के अनुसार कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से निकल के दूसरे पदार्थ में चला जाता है वे सभी अभिक्रियाएं कहलाती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो सिंपल आप देख सकते हैं ये जितने भी अभिक्रियाएं सब रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें एक पदार्थ में हो रहा है ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ में हो रहा है अपचयन, एक पदार्थ में हो रहा है ऑक्सीकरण और दूसरे पदार्थ में अपचयन, तो ये सब एग्जांपल है रेडॉक्स अभिक्रिया का। तो आपने ये समझ लिया रेडॉक्स अभिक्रिया। चलते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। लास्ट में आपके 2 पॉइंट और बचे हैं। पहला है आपका संक्षारण और दूसरा जो है वो है विकृति गंधिता। और ये पॉइंट है क्या, ये आपके हैं उपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण। ठीक है, ये आपका है दैनिक जीवन में उपचयन या ऑक्सीकरण, यानी आपके सामान्य लाइफ में चारों ओर दैनिक जीवन में आपको उपचयन या ऑक्सीकरण के कहां एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, वो इन्हीं के एग्जाम्पल हैं संक्षारण और विकृति गंधिता। यानी आपको संक्षारण और विकृति गंधिता जो है ये उपचयन की एग्जाम्पल है जो आपको अपने चारों तरफ देखने को मिलते हैं। अब संक्षारण क्या होता है तो बहुत इजीली आपको बता दे रहे हैं, बहुत छोटा टॉपिक है कि ये आपका क्या है कि जब तमाम प्रकार के धातु जो आपके चारों तरफ तमाम प्रकार के धातु हैं, जब वो धातु किसी जो है ऑक्सीजन से या किसी अन्य पदार्थ किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व से क्रिया करते हैं और क्रिया करके जब उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, उपचयन हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं संक्षारण। यानी कि जब धातु का उपचयन हो जाता है तो उपचयन के कारण धातु जो होता है वो खराब हो जाता है या उसकी जो काबिलियत होती है वो नष्ट हो जाती है, क्षरण हो जाता है उसका, उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं संक्षारण। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है आयरन जो होता है ये ऑक्सीजन के प्रभाव में आके आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के रूप में ये आपका बाहर निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं जंग। केवल आयरन ही नहीं, आप लोग देखे होंगे कि ये तो जंग के रूप में आपको जो है लोहे के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन आपने तमाम और चीजों का संक्षार देखा होगा। जैसे आपने चांदी देखा होगा, चांदी का जब उपचयन या ऑक्सीकरण हो जाता है तो काली हो जाती है। तांबा देखा होगा, तांबा का जब उपचयन होता है या उसका ऑक्सीकरण होता है तो हरा हो जाता है। इन सब चीजों से जो धातु होती है उसकी जो क्रियाशीलता या गुण जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं या धातु ही नष्ट हो जाती है। तो ये क्रियाएं आपका होती है, उसका रीजन होता है उपचयन या ऑक्सीकरण। तो सिंपल आपने देख लिया संक्षारण। विकृति गंधिता भी देख लीजिए, तो आपको सिंपल बता दें कि जो भोज्य पदार्थ यानी जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, जब आप उनको कहीं रख देते हैं तो वो भी आपके ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, यानी उनका भी हो जाता है उपचयन या ऑक्सीकरण। और जब वो क्रिया करते हैं, उनका उपचयन होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, तो वो खराब हो जाते हैं, उसमें गंध आ जाती है, उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है, जो गंध आने से वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं। इसी उसके उपचयन या ऑक्सीकरण से जो उसमें गंध आती है, जो खाने वाले पदार्थ खराब हो जाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विकृति
गंधिता। तो आपने विकृति गंधिता भी देख लिया अच्छे से। चलिए चलते हैं, इसके बाद आपके एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है यानी जो पाठ निहित बीच बीच में प्रश्न होते हैं, वो कुछ प्रश्न हैं जो इसी पर आधारित है, उनको हम लोग देख लेते हैं और उनको देख लेंगे तो ये चीजें हो सकता है आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। चलिए देखते हैं, और आपका पहला प्रश्न है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी सिंपल सी बात बोली जा रही है कि कॉपर सल्फेट का हम लोग लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बोला गया है कि कॉपर सल्फेट का हम लोग अगर विलयन ले लेते हैं CuSO4 का विलयन, तो इस विलयन में जब हम लोग लोहे की कील डुबोते हैं आयरन का, तो इसका जो विलयन का है वो रंग क्यों बदल जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना जरूरी है कि इसका रंग होता कैसे है, तभी तो जानेंगे कि रंग बदलता क्यों है। तो आपको बता दें कि कॉपर सल्फेट जो होता है, इसका जो विलयन होता है उसका रंग नीला होता है। अब बात ये आती है कि आखिर ये नीला क्यों होता है, क्यों दूसरे रंग का नहीं होता है। तो उसका कारण है कि जब कॉपर सल्फेट जल में घुला होता है तो ये आपका टूट जाता है 2 भागों में। ये टूटा होता है कॉपर प्लस प्लस में और SO4 माइनस माइनस में। इस रूप में ये विलयन में आयनों के रूप में तैरते हैं। और आपको बता दें जब ये आयनों के रूप में तैरते हैं तो ये जो कॉपर है प्लस प्लस, इसी का रंग होता है नीला, यही नीले रंग का होता है। तो इसी के कारण आपका इसी कारण पूरा विलयन दिखाई देता है नीले रूप में। लेकिन जब आप कॉपर सल्फेट में डाल देते हैं आयरन, जब इसमें आयरन डाल देते तो आपको पता है ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, तो ये इसको विस्थापित करेगा और विस्थापित करेगा तो बन जाएगा FeSO4, ये AQ और प्लस कॉपर यहाँ पर निकल जाएगा बाहर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर निकल गया कॉपर बाहर, ये इसको विस्थापित कर दिया और विस्थापित करने के बाद कॉपर आपका ठोस रूप में निकल गया बाहर। तो सिंपल आप समझिए, जो नीला रंग प्रदान करने वाला था वो अब यहाँ विलयन से कहाँ निकल गया, बाहर। नीचे वो बैठ जाएगा कहीं जाकर, या जहाँ उसको जगह मिलेगा वहां वो चला जाएगा, ठोस रूप में बैठ जाएगा। तो आपने देखा कि जो नीला रंग करने वाला था वही वहां से हट गया, तो जाहिर सी बात है अब विलयन का रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 2 देखते हैं। तो 2 आपका एक जो है कि क्रियाकलाप है, इसके बाद वाला अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न अभिक्रियाओं में अपचयित तथा उपचयित होने वाले पदार्थों को बताइए। अपचयित और उपचयित होने वाले पदार्थों के बारे में पूछा गया है। अभिक्रिया आपको दी गई है जो आप अपने बुक में देख सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर जो अभिक्रियाएं हैं उसमें पहली अभिक्रिया जो है वो आपका है जो है Na+O2, और ये आपका जो बनाया है ये बनाया है Na2O, ये चीज बनाया है। और यहाँ बैलेंस ये करेंगे तो ये है और आपका ये हो गया 4। ये रिएक्शन है और पूछा इसमें कौन उपचयित हुआ है कौन अपचयित हुआ है। तो सिंपल सी बात है, आप देख रहे हैं कि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो आप जानते हैं जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उसका क्या होता है, उसका हो जाता है ऑक्सीकरण, यानी उसका उपचयन हो जाता है। इसका उपचयन हुआ है तो यानी यही है जो हुआ है उपचयित, उपचयित हुआ है। और आप देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ धनात्मक पदार्थ जुड़ा है, तो यानी कि इस ऑक्सीजन का हो गया अपचयन, यानी कि ऑक्सीजन हुआ है अपचयित। ये ऑक्सीजन हो गया है अपचयित। अगला एक और देख लेते हैं जो है आपका सेकेंड क्वेश्चन है, वो है CuO कॉपर आपका, और ये इसके साथ जो है कि आपका जुड़ा है H2। अब इससे जब H2 जुड़ा है तो ये आपका कॉपर अकेले बच गया है और यहाँ पर बन गया है H2। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पूछा जा रहा है, तो आप देखिए इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ, हट गया। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन दूर जा रहा है तो जिससे दूर जाता है उसका हो जाता है अपचयन, यानी इसका हुआ है अपचयन, यानी ये हुआ है अपचयित। और देखिए इसके साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ गया है तो ये हो गया है उपचयित। तो
तो इस तरह आपने सभी प्रश्नों को देख लिया। तो आपने इन प्रश्नों को देख लिया और आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये आपका किस तरह होता है। तो आपने इस तरह जो आपके क्लास 10th विज्ञान का पहला चैप्टर है उसको कर लिया समाप्त। यहाँ पर आपका चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अब आप इसके जो प्रश्न हैं उसको करिए और अच्छे से जो है पढ़िए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।